नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजाइनर विशेष और मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का पहला मैच भारत का ऑस्ट्रेलिया से 8 अक्टूबर को होने जा रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हाल ही में जो 3 मैचों की सीरीज हुई थी उसमें भारत का पल्ला भारी रहा था और भारत ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से, चाहे वो गेंदबाजी का क्षेत्र हो या बल्लेबाजी का क्षेत्र हो, ऑस्ट्रेलिया को हर लिहाज से पीछे छोड़ा था। इंदौर में मैच हुआ था, उसमें भारतीय टीम का पल्ला बहुत भारी रहा था। लेकिन हर रोज एक नया मैच होता है, हर दिन एक नया अवसर होता है, नई चुनौती होती है। और जब मामला वर्ल्ड कप का हो, विश्व कप का हो, तो सारी टीमें अपना 100% झोंकती हैं, 100% दांव पर लगाती हैं। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि चेन्नई में जब रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने होंगी तब किसका पल्ला भारी होगा। हालांकि भारत के नजरिए से एक बुरी खबर यह है कि भारत के बहुत ही इनफॉर्म बैट्समैन शुभमन गिल डेंगू से ग्रसित हैं और शायद कल का वो मैच नहीं खेल पाएंगे। अगर ऐसी सूरत में शुभमन गिल मैच नहीं खेल पाते हैं तो निश्चित रूप से भारत की उम्मीदों को, भारत की संभावनाओं को एक झटका लगता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम इस वक्त इनफॉर्म है और भारत के सारे बल्लेबाज इस वक्त रन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के गेंदबाज 4-4, 5-5 विकेट ले रहे हैं, तो भारतीय खेमे में भी उम्मीदें लबरेज हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम मानी जाती है जो न केवल जुझारू है बल्कि आखिरी गेंद तक संघर्ष करने का मादा रखती है और वो पलटवार करना जानती है। और इस टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसके पास जो तेज गेंदबाजी का आक्रमण है वो बहुत ही बेहतरीन है। ऑलराउंडर्स की एक लंबी श्रृंखला उनके पास है और उनके बल्लेबाज भी इस वक्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या संभावनाएं रहेंगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम के पूर्व कप्तान देवाशीष निरोशे मौजूद हैं। बहुत सारे मैचों का अनुभव है उनको, क्रिकेट का लंबा अनुभव है, कोच भी हैं वो, इन दिनों कोचिंग करते हैं बच्चों की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी उन्होंने खेला है और राष्ट्रीय घरेलू क्रिकेट में और घरेलू मैदानों के बारे में काफ़ी मालूमात रखते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। देवाशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। भारत ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो हमेशा से ही रोमांचक होता है और ऑस्ट्रेलिया कंगारू जो हैं वो लड़ाकू कौम है, जुझारू कौम है, आखिरी वक्त तक मैच छोड़ती नहीं है। और जहाँ तक रिकॉर्ड का मामला है, स्टैटिस्टिक्स का मामला है, तो वह उनका पल्ला हमारे ऊपर भारी भी रहा है, चाहे वर्ल्ड कप का मामला हो, चाहे वनडे का मामला हो। तो ऐसी सूरत में, और जबकि मैंने कहा कि शुभमन गिल बीमार हैं, शायद वो ना खेल पाएँ, भारत की क्या संभावनाएं पाते हैं आप? देखिए, अगर हम पिछले टूर की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था और जो हमारा जो उस टूर से हमको जो बेनिफिट मिला है और उन सबको, उन प्रदर्शन को देखते हुए निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि भारतीय टीम का जो एक बैलेंस बना है, जो आपका रोहित रन नहीं बना पा रहे थे तो रोहित ने रन बनाए हैं, विराट, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, ये एक बहुत बड़ा कमबैक जो हम कह सकते हैं। और कमबैक भी एक अपने इतने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ, जिसने भारतीय टीम की जो बैटिंग का हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन और एक बैटिंग में जो डेप्थ हम देखते हैं वो कहीं कम नज़र आ रही थी, लेकिन इन दोनों के प्रदर्शन से उसको, उस कमी को भरा है। हाँ, शुभमन का नहीं खेलना, जैसा आपने बताया कि डेंगू है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय मैनेजमेंट भी वो रिस्क लेगा कि उनको एकदम खिला के। और वो अभी बहुत फॉर्म में थे, अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरी मारी और लगातार वो अच्छा खेल रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ भी वो अच्छा खेले, तो उनका टीम में होना बहुत जरूरी था। वो एक मोटिवेशन देते थे टीम को। ये प्रतीक भाई देखिए, एक बहुत बड़ा इवेंट है आईसीसी वर्ल्ड कप। हम T20 क्रिकेट आने के बाद जो T20 के वर्ल्ड कप तो हम हर साल देख लेते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप ऐसा है जो 4 साल बाद आता है और 4 साल तक आप उसके लिए इंतज़ार करते हैं कि, और आज भी वो अहमियत तो है कि हम वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं या वर्ल्ड कप हम खेलेंगे, या वर्ल्ड कप में हमारी टीम कैसा प्रदर्शन करती है, या हम वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद फिर आकलन करने लगते हैं कि हमारी तैयारी उस तरह से शुरू हो जाती है। तो इसकी एक अहमियत अलग है। वर्ल्ड कप जो लिमिटेड ओवर्स का 50 ओवर का है। शुभमन का, जैसे आपने बताया, शुभमन का नहीं खेलना निश्चित तौर पे एक उस कमी को, लेकिन जैसा केएल राहुल का प्रदर्शन हुआ है और श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव ने भी
ये ऑस्ट्रेलिया टूर में जहाँ पे वो T20 में तो बहुत सफल हो रहे थे, वनडे में जहाँ उनको उस तरह से वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे अपनी प्रतिभा के अनुरूप, लेकिन ये 2-3 मैच जो उनके हमने देखे हैं जिसमें उन्होंने बहुत सेंसिबल बैटिंग किया है और T20 क्रिकेट से बाहर निकल के उन्होंने अपनी इनिंग को कैसे बिल्ड करना, 50 ओवर के क्रिकेट में किस तरह से बैटिंग की जाती है, किस तरह से अपनी इनिंग को बिल्ड किया जाता है, और वो उन्होंने दिखाया है। तो मुझे लगता है कि उस कमी को बहुत ज़्यादा, हाँ, भारतीय टीम को वो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इंडियन विकेट्स हैं, इंडियन विकेट्स पे हम खेल रहे हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को देखिए 5 बार के विजेता हैं वो, तो निश्चित तौर पे जो एक एडिशनल एडवांटेज, जो मॉरल बूस्ट वाला जो कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव सामने वाली टीम पे रहता पर है उस कि 5 बार की विजेता टीम को हमने भी हराया है। जी जी थोड़े दिन पहले, ये 7 दिन पहले। और जो हराया है और जिस तरह से हराया है वो डोमिनेटिंग वो तैयारियां देखते हुए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहेगा। अब शुभमन गिल नहीं खेलेंगे तो फिर सवाल आता है कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा, ईशान किशन या केएल राहुल? मुझे लगता है कि केएल राहुल को मौका मिलेगा, क्योंकि सूर्य कुमार ने जो 5-6 नंबर पे जो अभी बैटिंग किया था, तो रोहित के साथ केएल राहुल ने पहले भी ओपनिंग की है और बहुत अच्छी पार्टनरशिप इनकी हुई है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि 3 नंबर विराट हो जाएंगे, 4 श्रेयस हो जाएंगे, 5 सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं, और 6-7 हमारे हार्दिक पांड्या और जडेजा। तो मुझे लगता है कि ओपन केएल राहुल ही बेस्ट चॉइस हो सकती है। और अगर ईशान किशन खेलते हैं तो फिर सूर्य कुमार को बाहर रहना फिर फिर क्योंकि आपको फिर 2 ऑलराउंडर आपके आ जाएंगे, हार्दिक पांड्या और जडेजा, और फिर आपके पास फिर 3 बॉलर, आपको स्पेशलाइज्ड बॉलर आपको रखने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर वो ईशान किशन की जगह मेरे हिसाब से शायद नहीं बनती है। तो लगता है कि केएल राहुल ओपनिंग करने आएंगे और रोहित शर्मा के साथ वो पारी की शुरुआत करेंगे। अब अगर हम बात करें कि जो मैं आपसे बात करूं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है, हेजलवुड है उसमें, पैट कमिंस है उसमें, मिचेल स्टार्क, ये जो ज़बरदस्त उनका है, और ख़ासतौर पर वो उनकी जो उठती हुई गेंदें, उछाल मारती हुई गेंद, जिस पर अय्यर की कमजोरी सामने आई है, और राहुल द्रविड़ उनको 1 घंटे तक अलग से प्रैक्टिस भी करा रहे थे उड़ती हुई गेंदों को खेलने के सामने। तो उसका लिए हमें कोई स्पेशल रणनीति बनाने की ज़रूरत है टीम मैनेजमेंट को इन तेज़ गेंदबाजों के सामने। और जंपा तो बहुत ही कामयाब है, मतलब जंपा अपने आप में अद्भुत चीज़ है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रतीक भाई। एक जो पेस अटैक अगर हम देखने जाएंगे तो ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक जो है एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस के साथ है। मतलब तीनों ही फास्ट बॉलर आप देखेंगे तो मिचेल स्टार्क उनके स्टार बॉलर हैं, पैट कमिंस बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, और हेजलवुड, ये 3 एक बहुत विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। उसके बाद अगर जाते हैं तो उनके पास 2-3 जो ऑलराउंडर्स हैं, जो अबोट हैं, फिर कैमरून ग्रीन हैं, स्टॉइनिश हैं, फिर मैक्सवेल को हम नहीं नकार सकते, क्योंकि मैक्सवेल ने हमारे इस टूर में और भारतीय विकेट पे वो बहुत इफेक्टिव रहेंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है कि प्रतीक भाई, जिस तरह से आईपीएल में बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस क्रिकेटर खेल रहे हैं, तो वो अकोमोडेट हैं, उनको मालूम है कि पिच कैसा बिहेव करती है, क्या एटमॉस्फेयर होता है। तो एक एडिशनल एडवांटेज डेफिनेटली उनको रहेगा, क्योंकि आप वार्नर को देखें, स्मिथ को देखें, आप स्टॉइनिश को देखें, ये लोग सारा क्रिकेट खेलते रहे हैं। फिर आप मैक्सवेल को देखेंगे, तो ये लोग भारतीय मैदानों से, भारतीय दर्शकों से, मौसम से ये भली बात अभ्यस्त है। लेकिन आप जंपा को भूल रहे हैं। जंपा ने पिछले वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा किया था और हमेशा जंपा अच्छे करते रहे। तो एक स्पिनर के रूप में आप जंपा को कैसे लेते हैं? नहीं, बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं, लेकिन जब हम भारतीय टीम की बात करते हैं तो भारतीय टीम के सभी बल्लेबाज अथॉरिटी के साथ स्पिन अटैक को खेलते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि बहुत कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट, ग्रेट हैं बॉलर, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अनप्लेएबल हो जाएंगे, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। भारतीय तो खतरा हमें जो है वो तेज गेंदबाजों से ही है, खतरा हमें माइकल दोनों मिचेल से है, पैट कमिंस से है, हेजलवुड से।
तो ये खतरा है। लेकिन सर अगर मैं आपसे कल का टीम 11 भारतीय टीम की चुनने की बात कहूं तो 8वें नंबर पर हम किसको खिलाना पसंद करेंगे? 8वां नंबर हमारे लिए बहुत चुनौती बना हुआ है। अश्विन ठाकुर या शार्दुल ठाकुर या अश्विन, ये 8वें नंबर पे होगा, क्योंकि हम क्या खिलाना चाहते हैं? स्पिनर को खिलाना चाहते हैं या मध्यम तेज गति की गेंदबाज को? देखिए जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने बॉल अभी ये पिछली सीरीज में भी बॉल डाला है, मुझे लगता है 3 फास्ट बॉलर्स की जो जगह बनती है वो निश्चित तौर पे बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या। फिर उसके बाद कुलदीप ने बहुत इम्प्रेस किया है, और कुलदीप एकदम से नए हैं, यंग है, यूथ एक ब्लड वो है, एक वैरायटी है और वो हमारा सरप्राइज बॉलर है। यस। तो कुलदीप एक चौथे बॉलर हो जाएंगे, और 5वें आपके पास जडेजा है और हार्दिक पांड्या। 3 तेज हो गए, हार्दिक तेज। पांड्या, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह जी जी। और रविंद्र जडेजा और ये 5 तो आपके पास स्पेशलाइज हो ही गए हैं। कुलदीप मुझे लगता है कि इंडियन विकेट्स पे और चेपक पे वैसे भी आप देखेंगे तो टर्न का एक वो तो रहता बहुत ही है। पुराना इतिहास है। मैं जब बहुत छोटा जी, था जी। तब हम कहते थे कि चेन्नई स्वामी चेपक स्टेडियम में भगवत चंद्रशेखर जी, चलते जी। हैं, स्पिनर्स चलते हैं। तो वहाँ पे निश्चित तौर पे अश्विन को एक होम ग्राउंड का एक एडवांटेज जरूर मिल सकता है। तो पहला मैच है, तो मुझे लगता है कि शायद एक फास्ट बॉलर को सामी को रेस्ट देके, और जो छठा बॉलर हो सकता है वो अश्विन, और अश्विन ने प्रदर्शन किया। हमने इंदौर में ही मैच देखा था जहां बॉल टर्न होने लग गया था, वहां अश्विन लिटरली अनप्लेएबल हो गए थे, और ऑस्ट्रेलियंस को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि हम अश्विन को टीम में रखते हैं मगर प्लेइंग में नहीं रखते। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता कि मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका की टीम में हो लेकिन प्लेइंग में ना हो, या शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया की टीम में हो लेकिन प्लेइंग में ना हो। मैं मुथैया मुरलीधरन और शेन वार्न की जैसे ही अश्विन को मानता हूँ कि अगर वो टीम में है तो प्लेइंग में होना चाहिए। इतना बड़ा गेंदबाज है, इतने सारे विकेट हैं उसके नाम पर। प्रदीप भाई देखिए, वो सिचुएशन, सरकमस्टांसेस जहां वो जब मैच है और टीम मैनेजमेंट जो बेस्ट पॉसिबल टीम है वो खिलाना चाहता है, तो उस समय की परिस्थितियां क्या बनती है, वहाँ पे देखिए अक्षर अनफॉर्चुनेटली बाहर है। मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट के लिए अक्षर बहुत अच्छे एक ऑप्शन हमारे पास थे, जो बॉलिंग भी करते थे, जो बैटिंग भी करते थे, फील्डिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 8 नंबर के लिए ठीक थे, वो सबसे बेहतर थे। अब अनफॉर्चुनेट नहीं है तो उनके लिए हम सोचना भी नहीं चाहिए हमको। हमारे पास जो अवेलेबल है, तो निश्चित तौर पे अश्विन का जो वास्ट एक्सपीरियंस है और जितनी वैरायटी से वो बॉलिंग करते हैं, मुझे लगता है कि अच्छा, बैटिंग में भी कभी निराश नहीं किया उन्होंने। नहीं, वो सेंचुरी होल्डर है। यस, कभी निराश नहीं किया। तो मुझे लगता है कि एक वो जो आप जो कह रहे हैं कि 8वें नंबर का एक ऑप्शन जो हमारे पास बचता है, शार्दुल के लिए मैं थोड़ा सा भारतीय विकेट को देखते हुए थोड़ा सा मुझे है कि अश्विन को बेटर एज है, और अश्विन अगर देखेंगे तो इफेक्टिव भी ज़्यादा शार्दुल से है। लेकिन साहब शमी ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, उन्होंने भी 4 विकेट लिए, और सिराज तो वो एक चमत्कारिक स्पेल उन्होंने फेंका ही था, लेकिन एवरी डे इज नॉट संडे भी कह सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह वो तो हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं ही सही। तो क्या ये संभव नहीं है कि हम 4 तेज गेंदबाजों के साथ खेलें और कुलदीप? नहीं देखिए, मैंने जैसे मतलब शमी को भी हम खिलाएं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि वो उस समय के विकेट किस तरह से हैं। अगर हल्का भी ग्रास होता है उस पर और उसका एडवांटेज डेफिनेटली मिल सकता है, तो वहाँ भी वो टीम मैनेजमेंट सोच सकता है। पर अगर इंडियन विकेट की हम बात करते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि 4 फास्ट बॉलर से ज़्यादा 3 स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। जडेजा, कुलदीप और अश्विन। देखिए जडेजा एक ऑलराउंडर की बहुत मेहनती भूमिका, तो आप मान के चले कि वो एज गुड एज बैट्समैन। फुल पैकेज है ना, फुल पैकेज। वो तो फील्डर भी बहुत ज्यादा फुल पैकेज। वो बैटिंग पे भी उतना ही हम रिलाई कर सकते हैं, और वो बैटिंग भी तेज भी कर लेते हैं, टिक्कर भी खेल लेते हैं। फील्डिंग में भी उनका वो पूरी जो फील्ड को अलाइव रखते हैं, जिस तरह से वो छलांगे लगाते हैं, डाई मारते हैं, थ्रो फेंकते हैं, वो एक दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं। वो टीम किसी भी टीम के लिए एसेट है। और जब 3 ये बॉलर हो जाते हैं हमारे पास, तो तीनों वैरायटी हो जाती है आपकी।
एक लेफ्ट हैंड स्पिनर है, एक चाइना मैन है और एक ऑफ स्पिनर है। तो हमारे पास 3 वैरायटी के हो जाते हैं। अगर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी कोई टीम रखती है तो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि हम लेफ्टी है तो हम अश्विन को यूज़ कर सकते हैं, राइटी है तो दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ कि शार्दुल से ऊपर अब चूंकि पहला मैच है, अब आप देखिए पहले मैच में जिस तरह से और ये मोमेंट तो सेट होगा इसमें Yes, अगर आपने जी। ऑस्ट्रेलिया को मार दिया तो आपका मोरल हाई होगा definitely। और पूरे टूर्नामेंट में आप जो 8-9-10 मैच जी। आपको खेलना है 9 शहरों के बीच में आप जाएंगे, अलग अलग शहरों में खेलेंगे, तो आपका जो अभियान है जिसको हम बिल्कुल। कहते हैं एक तरह का हमारा जो यात्रा है, जी, जी। वो जो अगर विजय के साथ शुरू होगी तो उसकी बात अगर Definitely। और हम हार जाते हैं तो 14 तारीख में हमारा दबाव बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ पाकिस्तान के खिलाफ। जाएगा और वो मैच वैसे ही दबाव वाला है, एक अलग प्रेशर होता है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कल का मैच देखा, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड अभी तक की फेवरेट टीम मानी जा रही थी, डिफेंडिंग चैंपियन भी है, फेवरेट है। और पर जिस तरह से इंग्लैंड ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि जब पहले मैच का एक एडिशनल आपको एडवांटेज रहता है कि आप जीत के आते हो, जैसा आपने बोला कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो मुझे लगता है कि पहले मैच में कोई बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाली स्थिति नहीं है। ये इक्वेशन बहुत बेहतर लगती है, जिससे मुझे लगता है खेलना चाहिए। कल कुलदीप क्या हमारे जो है वो सरप्राइज बॉलर साबित हो सकते हैं या हमारे जीत का बड़ा दारोमदार जो होगा? मैं हमेशा से कहता हूँ, आप शायद मेरी बात से सहमत हो या ना हो, कि मैच तो गेंदबाज जिताते हैं। तो क्या अगर हमको कल जो है वो कुलदीप की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देखना चाहिए, वो कुछ एक जादुई स्पेल फेंक दें और 2 विकेट अगर वो निकाल लेते हैं पहले 3 ओवर में, तो मैच का पासा पलट सकता है? प्रतीक भाई, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ आपसे। और मैं तो ये भी कहता हूँ आपको कि एक सरप्राइज पैकेज जो हम कह रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं, कुलदीप एक बहुत महती भूमिका भारतीय टीम में निभाएंगे। जिस तरह से हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट में उनको बॉलिंग करते हुए देखा, सबसे जो मुझे बहुत खूबी जो लगी उनकी और जो बहुत इंप्रेस किया, उनका फियरलेस, मतलब जब वो बॉलिंग करते हैं तो वो बॉलिंग में वो डर नहीं होता उनको, सामने कौन है क्या है बैट्समैन, वो अपना उतना ही फ्लाइट, उतनी ही वेरिएशन जो अमूमन हमको आज कम देखने को मिलती है। तो एक जमाने में कहते थे कि प्रसन्ना विकेट खरीदते हैं जी, और आज कुलदीप के बारे में कहा जाता है कि वो विकेट खरीदते हैं। आपने पाकिस्तान वाला मैच आपने देखा है, उसमें क्या बॉल किया, और बॉलिंग भी वो उस वैरायटी के साथ, इतने वेरिएशंस के साथ किया है। आपने फ्लाइट भी किया है, आपने तेज भी मारा है, आपने सारे वेरिएशन यूज़ किए। तो जो बेबाकी से, जो बिंदास तरीके से जो आप बॉल डाल रहे हो, मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप विक्ट्री में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका कुलदीप निभाएंगे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं और वो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और ब्लास्टर एकदम फोड़ देते हैं, तो उसके सामने भी कहीं ना कहीं हमें उन पर अंकुश लगाने के लिए, रन गति को नियंत्रित करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आर अश्विन और कुलदीप विकेट लेने के साथ साथ थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं एवरेज को भी संभालें, दबाव बनाए रखें। देखिए ये तो है, ये चूंकि हम अभी जो परिस्थितियां देख रहे हैं कि एक बड़े स्कोर के ही मैचेस होंगे, क्योंकि विकेट आपको अमूमन सारे ही चूंकि ये वर्ल्ड कप है और बैट्समैन पैराडाइज बोलते हैं विकेट सारे, और दर्शकों को भी बैटिंग में मजा आता है देखने में। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट एक बैट्समैन डोमिनेटिंग गेम है जो हम शुरू से देख रहे हैं, वनडे और T20 तो है ही। तो एक दर्शकों को भी वो रोमांच बना रहे, तो मुझे लगता है कि सारे के सारे मैचेस एक बड़े स्कोरिंग मैचेस होंगे। अब वहाँ कौन सी टीम प्रेशर बना के हैंडल, देखिए हम बैटिंग में बात करते हैं पार्टनरशिप की, मैं समझता हूं कि उतनी ही ज़रूरी बॉलिंग में, गेंदबाजी में भी पार्टनरशिप होती है। तो एक तरफ से जो बॉलर बॉल डाल रहा है, अगर वो विकेट ले रहा है, तो दूसरे छोर से वो जो दूसरा गेंदबाज है वो किस तरह से प्रेशर बना के रखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि प्रेशर सरफराज नवाज बनाते थे या टॉमसन बनाते थे, विकेट इमरान और लिली को मिलते थे, या प्रेशर जो है वो माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स ने बनाया और मेलकम मार्शल ने और जोएल गार्नर ने विकेट निकाले। पर देखिए, फिर आपको जोड़ी को तो हमेशा याद किया जाता है। अगर हम इमरान सरफराज और होल्डिंग, गार्नर या एंडी रॉबर्ट्स और मार्शल, तो हम हमेशा उनको याद करते हैं। जैसे श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद हो गए, फिर जहीर खान आए और जहीर के इरफान और ये सब थे। तो आप देखेंगे वसीम अकरम, वकार यूनुस,
तो जी। हमेशा आप देखेंगे तो तो ये फिर तो जोड़ी में वो उसमें एक जोड़ी मिस हो रही है, कुलचा जो होना चाहिए जी, था, जी, कुलदीप के जी, साथ चहल होना जी, चाहिए था। जी। वो चहल नहीं है, चहल की इस टीम में नहीं होने से देखिए मुझे लगता है कि नो डाउट बहुत अच्छा बॉल डाला है उन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कंपटीशन है। आप जरा सा भी थोड़ा सा भी डाइवर्ट होते हैं चीज़ों से, हम देखते हैं कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, लेकिन हम देखते हैं कि वो अदरवाइज भी उतने ही एक्टिव हैं सोशल मीडिया में और वो सब। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा फोकस हमारे गेम पे ज़्यादा होना चाहिए। और भाई आप टीम मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा प्रभावशाली कुलदीप है या अश्विन ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पे इतने जब कट थ्रोट कंपटीशन है। एक परेशानी मुझे भारतीय टीम में नजर आ रही है, मैं ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी मैंने महसूस की और पाकिस्तान के मैच में भी, कि हमारी फील्डिंग उस स्टैंडर्ड की अप टू मार्क नहीं है। फील्डिंग के मामले में हम उतने अच्छे नहीं हैं। कुछ हमसे कैचेस छूटे, बहुत अच्छे कैचेस छूटे, साधारण से कैचेस छूटे हमने, जिसको हम कहते हैं डॉली कैच हमने छोड़ दिए। तो क्या, और रन के मामले में भी, रन अगर हम 25-30 रन फील्ड में बचा लेते हैं तो ये हमारे स्कोर में 25-30 रन जुड़ जाते हैं, जो सुनील गावस्कर अक्सर अपनी कमेंट्री में कहते हैं डेफिनेटली कि ये बहुत बड़ा अंतर डालता है अगर 25-30 रन आप फील्ड में बचा लेते हैं। बिल्कुल, वो 25-30 रन बहुत बड़ा अंतर डालते हैं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी आप 350 का स्कोर अगर बन सकता है, वहाँ आप 315 पे आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं, 30-35 रन जब बचा लेते हैं, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज आपके पास होता है। और कोई भी टीम होगी, ये वर्ल्ड कप है, अगर आप फील्डिंग को उतनी अहमियत नहीं देंगे तो आप निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। भारतीय टीम की अगर फील्डिंग हम देखें तो होता है कई बार आपके साथ कैचेस छूटते हैं, फील्डिंग मिस होती है, बट ये आपको इमीडिएट उससे रिकवर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुभमन बहुत गिल के जाने से एक नुकसान ये भी होगा कि वो स्लिप के एक बहुत बहुत अच्छे अच्छा फील्डर फील्डर थे। आपका चला गया। लेकिन चूंकि अब आपके पास फील्डर अगर देखेंगे, जडेजा एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं आपके पास, फिर सूर्य कुमार यादव हैं आपके पास, अय्यर रहेंगे, विराट खुद बहुत अच्छे फील्डर हैं। तो लेकिन मुझे विराट से आजकल कैच छूट रहे हैं। होता है अभी इन दिनों मैं देख मैं नोटिस कर रहा हूँ जी कि वो एक दो मैच लेकिन में कैच वो ड्रॉप कर एक रहे हैं। ऐसा खिलाड़ी है कि वो खुद भी बहुत जुझारू है, तो वो टीम पे भी इम्पैक्ट डालता ही है उसका। नीलोस साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दो बहुत बड़े बल्लेबाज हमारे साथ हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। विराट कोहली तो जब भी कभी सर्वकालिक महान खिलाड़ियों की सूची बनेगी, सर्वकालिक महान बल्लेबाजों की सूची बनेगी विश्व की, सर्वकालिक सर्वदेशिक, Yes. विराट कोहली का नाम उसमें आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड कप का जो अभियान है, इसमें इन दो में से किसी एक बल्लेबाज को इस रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा कि वो 40 से 45 ओवर खेलेंगे, और विराट को तो आखिरी 50 ओवर तक का उनको मैच रखना पड़ेगा। एक सिरा जिसको हम कहते हैं, वो रोहित और विराट में से किसी एक को जरूर संभालना पड़ेगा। बिल्कुल, तो हमको लगता है कि हम जीत पाएंगे। बिल्कुल क्योंकि क्या है कि ये दोनों एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने विराट को हमेशा देखा है कि रन एवरेज कितना भी हो, अगर वो 7-8 का भी एवरेज अगर होता है तो वो आस्किंग रेस्ट अगर होता हाँ, है तो अगर वो बना रहता लेते है हैं। तो वो बना लेते हैं। उनको मालूम है कब एक्सेलरेट करना, कब कैलकुलेट होके खेलना। वहीं रोहित है, रोहित का जब फ्लो में जब रोहित होते हैं तो आप रोक नहीं सकते। ये ज़रूरी है क्योंकि इनमें से एक कोई भी बल्लेबाज वहाँ खड़ा रहता है तो वो सामने वाले को भी खिलाता है। तो इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिए जैसे ही रोहित अगर जल्दी आउट होते हैं या विराट हो जाते हैं तो एकदम से हमको भी लगने लगता है कि नहीं अब टीम पे दबाव बन जाता है और वो बनता है। चढ़ बैठती है जी। सामने वाली टीम। हालांकि ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जब दोनों नहीं कर पाए हैं, तब उस समय उसके के बाद भी राहुल हमने और श्रेयस अय्यर हैं, सूर्य और कुमार ये हैं। इस जो पिछली सीरीज का एक उपलब्धि हम कह सकते हैं कि यही है कि श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और केएल यादव, इन तीनों बल्लेबाजों ने जो हमको दिखाया कि नहीं वो भी अपने श्रेष्ठतम उसमें हैं, पड़ाव पे हैं। मैं दो खिलाड़ियों के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। एक मेरी पर्सनल राय है, ये निजी राय, हालांकि मैं आपके सामने क्रिकेट उतना नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हर मैच में सूर्य कुमार यादव होना चाहिए, क्योंकि जिस भी मैच में वो चल जाएंगे वो मैच भारत का होगा। जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग थे, अगर वो चल गए तो फिर भारत का मैच था। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव भी वैसे ही मटेरियल है और वो
कभी हो सकता है वो 10-12 रन पे आउट हो जाएं, लेकिन अगर वो 25-30 बॉल भी खेल गए तो जो मामला होगा 70-80 का वो गजब होगा। तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव को हर मैच में खिलाना चाहिए। मुझे भी लगता है प्रतीक भाई, मैं आपसे एग्री करता हूं कि सूर्य कुमार यादव भी बहुत अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वो जो स्लॉट है उनका, जिस समय वो बैटिंग करने आते हैं, वो 8-10 ओवर बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर उनको वो 10 ओवर खेलने को मिलते हैं, आखिरी के 40 से 50 ओवर के बीच में आते हैं, वो अपना नैसर्गिक खेल खेल सकते हैं जब प्रेशर ना हो उनको। और जिस तरह से उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जो बैक टू बैक 50 जो किए हैं, जो नॉट आउट रहे हैं, उस समय जो बैटिंग किया, मुझे लगता है कि या तो उनको वो समझ में आया है कि T20 क्रिकेट एक बहुत अलग है और वनडे क्रिकेट एक अलग है। अगर मुझे इंडियन टीम में बने रहना है तो मुझे दोनों एस्पेक्ट में बराबर से परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं सिर्फ T20 में परफॉर्म करके 50 ओवर्स में या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ। तो जो चेंज उनमें आया है वो रिमार्केबल है और वो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर मुझे लंबा सस्टेन करना है या लंबा क्रिकेट खेलना है तो मुझे उस स्टाइल को थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा, थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। और जो देखने को मिला और वो बेहद सुखद है, क्योंकि सूर्य कुमार को मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। जिस तरह से क्रिकेट उनके पास मेरी और आपकी पसंद मिल रही है। बिल्कुल। कुलदीप, सूर्य कुमार, आर अश्विन, हम सब, हमारी दोनों की पसंद मिल रही है। भाई, जिस तरह से वो क्रिकेट को जितना आसान बैटिंग को बना देते हैं, वो आपको देख के लगता है क्या ऐसे शॉट्स खेले भी जा सकते हैं क्या? देवाशीष जी, एक और मैं चाहूँगा आपसे इस बात पर डिस्कस करूं कि जिस तरह की भूमिका युवराज सिंह ने 92 या कौन सा उस वर्ल्ड कप में निभाई थी जब धोनी साहब कप्तान थे, और वो पूरा वर्ल्ड कप युवराज ने जीत कर दिया था, मुझे लगता है कि वो भूमिका निभाने का वक्त आ गया हार्दिक पांड्या के लिए। और हार्दिक पांड्या गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, भारत का वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। तुरुप का पत्ता है हार्दिक पांड्या, वो बहुत फुल पैकेज है, बढ़िया फील्डिंग करते हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, और वो जब आते हैं तो विकेट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस मैदान में उस दौर में आते हैं जब भारत को रनों की ज़रूरत होती है, तो वो तेज़ी से रन भी बटोर सकते हैं। तो मुझे कई बार उनमें युवराज सिंह दिखाई देते हैं। एक बेहतरीन ऑलराउंडर, बहुत समय बाद भारतीय क्रिकेट को एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर में जो मिला है वो बेहतरीन है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने भी जो क्रिकेट को में अपने आप निखार लाया है, इन्होंने जो सेंसिबल क्रिकेट खेलना शुरू किया है, तो आपको एक बहुत डिपेंडेबल बैट्समैन जब बैटिंग करते हैं तो लगता है कि नहीं, ये अगर बैटिंग पे जा रहे हैं। और देखिए, वो सब तरह का क्रिकेट खेलते हैं। जब ज़रूरत होती है, अभी हमने पिछले मैचेस में भी देखा कि जब जल्दी विकेट गिर गए तो उन्होंने बहुत सेंसिबल बैटिंग, रन अ बॉल करके, और फिर पाकिस्तान खिलाफ जी एक बहुत बड़ी इनिंग खेली है। 264 पे हम लेके गए, जबकि उस समय लग नहीं रहा था कि हम इतना लंबा स्कोर ले भी जाएंगे कि नहीं ले। और जब ज़रूरत पड़ी है, जब लगा है कि नहीं आपको स्पार्किंग इनिंग चाहिए, ताबड़तोड़ क्रिकेट चाहिए, तब उन्होंने वो क्रिकेट खेला है। तो यही एक बेहतरीन ऑलराउंडर का माइंडसेट है जो हमें देखने को मिलता है, जो हम कपिल पाजी में देखते थे, या जो इमरान खान में देखते थे, या जो रिचर्ड हैडली में देखते थे। वो एक माइंडसेट वाला क्रिकेटर जो एक बहुत अलग थॉट प्रोसेस के साथ अभी जो तैयारी के साथ आया, बहुत अलग थॉट प्रोसेस के साथ आया। और हार्दिक का भी बहुत इम्पोर्टेंट है भारतीय क्रिकेट के लिए भी, और वर्ल्ड कप में विजेता होने के लिए। तो अगर मैं इसे बात करूं कि भारत के 5 सबसे कीमती खिलाड़ी कौन से हैं, 5 वैल्यूएबल खिलाड़ी कौन से हैं जो इस टूर्नामेंट को इसकी दिशा बदल देंगे, भारत के पक्ष में दिशा को मोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि रोहित, विराट, कुलदीप, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। मुझे सिराज भी एक लगते हैं कि सिराज का भी एक उतना ही इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस लय और रिदम से वो बॉल डाल रहे हैं, बहुत अच्छा स्पीड भी है, वेरिएशन भी है, तो मुझे लगता है कि वो भी इम्पैक्ट छोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद नीलोसे साहब आपका, आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत बारीकी से बात करी। सबको शुभकामनाएं, भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं, और आप सबको भी शुभकामनाएं कि हमारी जो अभियान की शुरुआत हो वो जीत के साथ हो। इंडिया 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 के नारों से चेपाक स्टेडियम जब गूंजेगा तो हम मध्य प्रदेश में बैठकर, इंदौर में बैठकर, अपने घरों में, अपने शहरों में बैठकर भी एक आवाज़ लगाएंगे इंडिया। और हम एक सूखा पड़ा हुआ है आईसीसी ट्रॉफी का, हम जीतना चाहते हैं। बहुत लंबे समय से हमने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है, एक सूखा है,
वो सूखा इस बार जरूर खत्म होगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।